अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज के शो में एक बहुत बड़ा अवामी मसला है जिस पर हम बात करने जा रहे हैं। अच्छा, अवामी मसले से ज़्यादा ये चंद सवालात हैं जो लोगों के जहन में उठते हैं। वो सवालात ये उठते हैं कि हमें मियारी और असली दवाई कहाँ से मिलेगी। लोग ये सोचते हैं कि गली मोहल्लों में जो फार्मेसी की दुकानें हैं, आया वहाँ पर हमें क्वालिटेटिव असली दवाई मिलेगी या नहीं मिलेगी, या फिर जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, मेडिकल स्टोर्स हैं, फार्मासिस्ट हैं, उनके पास हमें जाना पड़ेगा। एक जहनी दबाव का लोग शिकार हैं कि हमें कैसे मालूम हो कि हम जो पैसे दवाई के लिए दे रहे हैं उसमें हमें मियारी दवाई मिल रही है, नहीं मिल रही। ये किस इदारे का काम है, कौन सा इदारा है जो क्वालिटी एश्योरेंस पे काम करता है, कौन सा इदारा है जो दवाइयों की जांच पड़ताल करता है, उनकी टेस्टिंग करता है। इसीलिए आज के शो में हमारे साथ डॉक्टर अदनान रिजवी मौजूद हैं, जो डायरेक्टर ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री सिंध हैं और सेक्रेटरी क्वालिटी बोर्ड हैं। आइए इनसे बात करते हैं, चंद सवालात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर अदनान साहब, पहले बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। अच्छा सर, हम भी एक नॉर्मल आवाम की तरह, क्योंकि आपकी बड़ी टेक्निकल फील्ड है और हम बहुत सी चीज़ों को अवामी सतह पर कंफ्यूज कर जाते हैं कि डॉक्टर ही दवाइयाँ बनाता है या फार्मासिस्ट बनाता है, फार्मासिस्ट का रोल क्या होता है, ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी टेस्टिंग लेबॉरेटरी का काम क्या है, वो पैरामीटर्स कौन से हैं जिसकी बुनियाद पर हम ये एवेलुएट करते हैं कि कौन सी दवाई मियारी है या गैर मियारी है। और अगर इस सवाल में तस्हीह करना हो तो आप मेरी तस्हीह भी कर दीजिएगा। फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो जी थैंक यू सो मच कि आपने एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसको चूज़ किया है अवेयरनेस के लिए, लोगों के लिए, आम जो हमारे आवाम हैं उनके लिए, कि उनको पता चले कि क्या चीज़, किस तरह की दवा जो मार्केट में मेडिकल स्टोर्स पे, फार्मेसीज़ पे अवेलेबल हैं, तो उनको परचेज़ करने के लिए उनके जहन में क्या ख्याल होना चाहिए, क्या चीज़ों को, किन चीज़ों को उनको अपनी मद्देनज़र रखना है जिसकी वजह से वो एक मियारी और अच्छी दवा परचेज़ कर सकें। तो उसके लिए देखिए, आपका क्वेश्चन अब्दुल्ला साहब बहुत वैलिड है, लेकिन क्वेश्चन बहुत सारी चीज़ों पे मुश्तमिल है ना, तो वो थोड़ा सा मैं उसको पॉइंट वाइज थोड़ा सा बताना चाहूँगा लोगों को, आपकी ही तवज्जो से, आपके चैनल से। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि अब्दुल्ला साहब देखें, जहाँ तक एज़ फार एज़ कंसर्न कि आपने कहा कि जी अद्वियात, फिर फार्मासिस्ट, फिर डॉक्टर्स का, तो हर एक अपना एक रोल है। अगर हम अद्वियात की बात करते हैं तो फार्मासिस्ट जो है वो कस्टोडियन ऑफ द ड्रग कहलाता है। ठीक है ना, कि तमाम कस्टोडियन रिस्पॉन्सिबल फार्मासिस्ट होता है। तो फार्मासिस्ट जो होता है ना सिर्फ ये कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ में अद्वियात को बनाने के मरहले में शामिल होता है, इसके साथ साथ वो जब उसकी सप्लाई चेन में आता है वहाँ पे भी फार्मासिस्ट का रोल होता है। और इवन वो जब पेशेंट को दिया जा रहा है, ठीक है जी, जैसे हम कहते हैं कि जी कम्युनिटी फार्मेसी का रोल, बिल्कुल ठीक है, तो वहाँ पे भी इस्टेब्लिश हो जाता है। वहाँ पे भी फार्मासिस्ट की इम्पॉर्टेंस बहुत ज़रूरी हो जाती है कि जी वहाँ पे भी फार्मासिस्ट मौजूद होगा। अगर हम किसी ऐसी मुस्तनद फार्मेसी से लेंगे जहाँ पे फार्मासिस्ट मौजूद है, तो वो अश्योर होगा कि वो एक अच्छी दवा लेके जा रहा है। रीज़न इसे देखें, होता ये कि हमारे यहाँ चीज़ें हैं, पाकिस्तान है, अल्हम्दुलिल्लाह कवानीन हर जगह मौजूद हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर हम मेडिकल स्टोर्स को देखते हैं तो वहाँ पर आपको नॉन क्वालिफाइड पर्सनस बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं। अक्सर जगहों पर कुछ मैट्रिक पास या मिडिल क्लास लोग भी जो होते हैं वो दवा को बेचते हुए नज़र आते हैं। इन तमाम चीज़ों के लिए हमारी फील्ड फोर्स है, ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं, काम कर रहे हैं, हमारा डिपार्टमेंट काम कर रहा है। और जहाँ पे भी वायलेशंस डिटेक्ट करता है जी, कि हमने रूल में लिखा हुआ है कि जी फार्मेसी को रन करने के लिए ड्रग से लाइसेंस होना चाहिए, और ड्रग से लाइसेंस के साथ साथ वहाँ फार्मासिस्ट का होना ज़रूरी है। अगर वहाँ पे हमें फार्मासिस्ट नहीं मिलता, जहाँ पे ड्रग मेडिकल स्टोर पे, फार्मेसीज पे अद्वियात सेल की जा रही हैं, तो डेफिनेटली उनके केसेस को ड्रग इंस्पेक्टर डिटेक्ट करता है। हमारे पास भी इसका क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड में, और फिर क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड उसको डिसाइड करता है कि इसका फेट क्या होगा। और उसके बोर्ड में जो कॉम्पिटेंट लोग होते हैं, मतलब एक फॉर्म होता है, फॉर्म डिसाइड करता है कि इसको प्रोसिक्यूशन के लिए कोर्ट में भेजा जाए, तो उसके ड्रग कोर्ट में उसको प्रोसिक्यूट कर दिया जाता है। अच्छा, ये तो तमाम चीज़ें हैं कि जिसको हम आपको बता रहे थे कि जिस तरह से कि फार्मेसी और फार्मासिस्ट की चीज़ें।
प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं, एक अच्छी अद्वियात प्रॉब्लम में चले जाती हैं कि लोग नहीं ले पा रहे होते हैं, और मार्केट में जिस तरह से इन्फ्लक्स हो गया है गैर मेरी अद्वियात का ना, उसके ऊपर ये भी कह सकते हैं कि जी जो हमारे मुल्क के जो प्रेजेंट सूरत हाल है वहाँ पर इन्फ्लेशन रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, डॉलर की फ्लक्चुएशन है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो इन तमाम रीजंस की वजह से डेफिनेटली वो तबका जो कि जिसे कहा जाए क्रिमिनल माइंड का था, ठीक है ना, उसको एक कॉर्नर मिल गया कि जी इन हालात में हम क्यों ना फ़ायदा उठाएं। बिल्कुल। तो उन्होंने कहा कि जी क्यों ना हम ऐसी अद्वियात की तरफ चले जाएं शॉर्टकट के ऊपर, जिनको हम बेच करके दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर जाएं, और आवाम को बेवकूफ़ बना के जो है ना वो ठीक ठाक किस्म का हम पैसा कमा लें। तो इस सिलसिले में बहुत सारे लोग मार्केट में आ गए जिन्होंने गैर मेरी अद्वियात बनाना भी शुरू कर दी, उनकी कॉपी भी बनाना शुरू कर दी, और इसी तरह से बहुत सारे जिसे कहा जाए कि वो लोग इस तरह के भी आ गए कि जो वो बैगेज में माल लेके आने लग गए, और क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन के नतीजे में वो अद्वियात मार्केट में आना शुरू हो गई। अभी तमाम चीज़ों में जो मैं आपको ये बताना ये चाह रहा हूँ कि हमने इन तमाम चीज़ों को देखते हुए, महसूस करते हुए, हमने एक रूल अभी हमने ड्राफ्ट किया है जिसे हमने कहा थेरेपेटिक गुड रूल, जिसमें हम तमाम चीज़ों को हमने कवर किया। लेकिन जी 76 में ड्रग एक्ट आया, ठीक है, उसके बाद 79 में सेंट्रल रूल्स आया, तो बहुत बड़ा गैप बीच में आ रहा था। ऑल्दो के कुछ अमेंडमेंट 2010 में की गई और एक ड्रैप एक्ट भी आ गया 2012 में, लेकिन दौरे हाजिर के मुताबिक बहुत सारी चीज़ों की नीड थी। उन चीज़ों को महसूस करते हुए हमने उन तमाम चीज़ों को एड्रेस किया और उस रूल में लेकर आए, जिसका ड्राफ्ट है, जो कि इंशाल्लाह वो जब प्रोमलगेट होगा तो डेफिनेटली उससे आवाम को बहुत फ़ायदा होगा। उसको हमने तमाम चीज़ों को कवर किया ताकि जिस तरह से हमने आपको बताया कि फार्मासिस्ट, तो वहाँ पे लोग अक्सर एक फ़ायदा उठा लेते थे कि जी फार्मासिस्ट से लाइसेंस तो ले लेते थे लेकिन फार्मासिस्ट मौजूद नहीं होता था। तो हमने उसके लिए वहाँ पे क्लियर लिख दिया कि एक्टिव सुपरविजन, राइट, मतलब एक्टिव सुपरविजन का मतलब कर दिया कि जी फार्मासिस्ट का होना ही ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आपने उसके नाम पे सिर्फ लाइसेंस लेके रख लिया तो आपने अपना काम स्टार्ट कर दिया। अब एक्टिव सुपरविजन होगी तो डेफिनेटली फार्मासिस्ट, और साथ साथ फिर हमने फार्मेसी टेक्नीशियन के भी हवाले से बात करी कि जिसने डिप्लोमा किया हुआ है तो उसको भी थोड़ा सा सपोर्ट किया जा रहा है। लेकिन तमाम चीज़ें वो ये हैं कि उसको सपोर्ट इस सेंस में किया जा रहा है कि उसको हम फार्मेसी का लाइसेंस तो नहीं देंगे, लेकिन उसको मेडिकल स्टोर का लाइसेंस दे सकेंगे। तो हमने वहाँ पे क्लियर कर दिया कि फार्मेसी कौन लोग संभाल सकते हैं, मेडिकल स्टोर कौन संभाल सकते हैं। तो हमने कुछ उसमें शेड्यूल जी कर दिया, शेड्यूल जी बना दिया कि जी फला फला अद्वियात ये अद्वियात मेडिकल स्टोर में बिक सकती हैं। इसके लिए फार्मासिस्ट का होना ज़रूरी नहीं, फार्मासिस्ट तो वेल एंड गुड, अगर फार्मासिस्ट नहीं भी होता, फार्मेसी टेक्नीशियन या फार्मेसी असिस्टेंट है जिसने 2 साल का डिप्लोमा किया हुआ है तो वो भी वहाँ पर रन कर सकता है। तो इसके नतीजे में चूँकि फार्मासिस्ट आ तो रहे हैं हमारे पास, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि फार्मेसी को और उनके ग्रेजुएट को मार्केट में प्रोड्यूस कर रही हैं, फार्मेसी प्रोड्यूस कर रही हैं, बट यहाँ पे तो हब है ना एक, अगर कराची में कहा तो मोर देन 10,000 फार्मेसीज़ हैं, मेडिकल स्टोर्स हैं, तो वो नहीं आ पा रहे। बहुत सारे लड़के बाहर चले जाते हैं। अच्छा, हमारी ये रेशो ये भी है कि मेडिकल में ज़्यादातर जो एडमिशन होता है वो ख़वातीन का होता है, बच्चे हमारे थोड़ा पीछे हो रहे हैं। तो यहाँ पे चूँकि ओपन मेरिट की बात होती है तो कहा जाए कि ज़ाहिर है फिर बेचारी लड़कियाँ मेहनत करती हैं तो वो ज़्यादा ले जाती हैं। और जब कहा जाए कि हमने आज से जब हमने फार्मेसी की थी तो तब भी यही था कि हमारी क्लास में ये होता था कि अगर 200 का बैच है तो मुश्किल से 30 लड़के होते थे और 170 लड़कियां होती थी, और उनमें से भी 30 लड़के जो होते थे बहुत कम जो होते थे जो पाकिस्तान में ठहरे से मैं ठहर गया, ये 4-5 मेरे और होंगे तो क्लास फेलोज होंगे जो कि पाकिस्तान में होंगे, सब के सब तमाम के तमाम जो ना कोई यूके में मौजूद है, कुछ कनाडा में चला गया। एक फार्मासिस्ट एज ए ये बड़ा नोबल प्रोफेशन है, ऐसा ही है। क्या आपको ये लगता है ये जो हमने टर्मिनोलॉजी निकाली है अपनी सोसाइटी में, अच्छा ये मेडिकल स्टोर पे बैठा हुआ है जबकि वहाँ पर एक क्वालिफाइड प्रॉपर फार्मासिस्ट बैठा हुआ है, तो आपको ये लगता है कि जो फार्मेसी में जाते हैं लोग, डी फार्मेसी कर रहे हैं, डी फार्मेसी कर रहे हैं, तो वो थोड़ा सा इसलिए भी सोशल नॉर्म्स की वजह से अपने आप को कंस्ट्रेंट कर लेते हैं कि मैं मेडिकल स्टोर खोलूँगा? देखिए मैं खुद फार्मासिस्ट हूँ, ठीक है, मैंने डॉक्टरेट किया है, और अनफॉर्चुनेटली जिस तक आ जाए कि हमारे यहाँ इस तरह से अवेयरनेस नहीं थी फार्मेसी की। जब हमने भी फार्मेसी की थी और हम बताते थे कि जी हमने बी फॉर्म किया है तो लोग ये समझते थे बी कॉम किया हुआ है,
ठीक हम है। कहते थे नहीं यार ये बीकॉम नहीं, कॉमर्स की पढ़ाई नहीं है। राइट। तो ये फार्मेसी है जो कि फार्मेसी से रिलेटेड है, जिसका अपना एक स्कोप है। बिल्कुल। तो बहुत ये जाहिर है, फिर इसको बिल्कुल। टाइम लगा करने में। अब चूंकि वो 4 इयर्स का प्रोग्राम था, अब ये फॉर्म डी हो गया है। फॉर्म डी हो गया, बिल्कुल। फॉर्म डी हो गया, 5 इयर्स का प्रोग्राम हो गया। तो फिर हमने भी करना कोर्स किया, हमने भी फॉर्म डी कर लिया। तो वो तमाम चीज़ें हैं कि अब डॉक्टर ऑफ फार्मेसी हो गया है। बिल्कुल। ठीक है ना, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो यहाँ पे चूँकि उस तरह से एक तो अवेयरनेस नहीं थी, अवेयरनेस के साथ साथ जो हमारे फार्मासिस्ट हजरात हैं वो मेल फार्मासिस्ट की क्वांटिटी कम होती थी। ठीक जब भी है। पास आउट होते चले गए, मैं कहूँगा मैंने 20 इयर्स पहले मैंने फार्मेसी की थी अल्हम्दुलिल्लाह लेकिन हम एक आज पोजीशन बिल्कुल। पे। लेकिन जब भी लड़कों का रेशो बहुत कम होता था और लड़कियों का तनासब ज़्यादा होता था, तो लड़कियाँ जो होती थी वो ज़ाहिर है वो घर में कहाँ बहुत सारी जगहों बिल्कुल। पे वो सोशल नहीं होती इतनी, तो ज़ाहिर है उनकी अपनी शादी बिल्कुल। हो जाती है। तो वो मैक्सिमम लड़कियां जो होती हैं वो अपनी हाउस होल्ड ज़िंदगी में खुश होती हैं, तो वो अपने घरों में गुजारा करती हैं, खुशी हंसी खुशी रहती हैं। तो जॉब की तरफ बहुत कम लोग आते हैं। बिल्कुल। तो अब लड़कों की फुकदानता चीज़ें थी, लेकिन जो भी थे मौजूद हैं या लोग प्रोड्यूस हो रहे हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए हमने कहा कि जी जो फार्मेसी है ना उसको रन करने के लिए सिर्फ फार्मासिस्ट, ओके। ठीक है। मेडिकल स्टोर में हमने फार्मेसी टेक्नीशियन कर दिया ताकि वो Okay. चीज़ें कवर हो सकें। और फार्मेसी टेक्नीशियन भी है जो कि एक कोर्स करके आएगा 2 साल का, जिसको फार्मेसी काउंसिल रेगुलेट कर रही होगी। Okay. तो डेफिनेटली वो क्वालिफाइड बंदा होगा। तो मेडिकल, फिर हमने फिर ये कहा कि जो मेडिकल स्टोर है ना, जो अब हम जो हमने कहा रूल हमने ड्राफ्ट किया है, उसमें हमने कहा कि शेड्यूल जी कर दिया, यानी वो सिर्फ उन्हीं अद्वियात को रख सकेगा जो कि शेड्यूल जी में है। ठीक यानी है। कि वो जो एक क्रिटिकल केयर मेडिसिन होती है, ठीक है। या वो जो अद्वियात जो आम मेडिकल स्टोर पे नहीं बिकनी चाहिए, तो उसको वो फार्मेसी असिस्टेंट नहीं भेजेगा, वो सिर्फ फार्मेसी पे सेल होगी। तो हमने Okay. फार्मेसी अलग कर दिया, मेडिकल स्टोर को अलग कर दिया। अलग कर दिया। ठीक है ना। तो वो जो हाई के मेडिकल, जैसे अगर हम बात करेंगे जी मेरोपेनम, ठीक है ना, हाई बिल्कुल। क्लास ऑफ ड्रग्स है, ठीक है ना। बिल्कुल। इसी तरह से आपके वैंकोमाइसिन हो गई, ठीक है ना, या कीमोथेरेपी के एजेंट हो गए, बिल्कुल। ठीक है ना, ऑन्कोलॉजी की ड्रग्स हो गई और डिफरेंट दूसरी तरह की जो ड्रग्स हैं, वो हमने कहा कि जी ये तो कोलोमाइसिन हो गई, ये तमाम चीज़ें तो जो है ना ये वहीं पे बिकेंगी जहाँ पे ठीक है। आपका फार्मासिस्ट मौजूद है। लेकिन जो दूसरी जो शेड्यूल जी में आ रही है, जिसमें कफ रेमेडीज़ हैं और एनसेड्स हैं कुछ, और दूसरी अद्वियात हैं कुछ, पेन किलर्स हैं कुछ, जनरल मेडिसिन हैं, ठीक है ना, तो उनको हमने शेड्यूल जी में डाला है। और जबकि बाकी अद्वियात जो हमने कहा है वो फार्मासिस्ट सेल करेगा, वो फार्मेसी में। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि 3 चीज़ों में ज़रा डिफ्रेंशिएट कीजिएगा, क्या नाकस, गैर मेयारी और जाली अद्वियात एक ही होती हैं? और दूसरा, चूँकि आप डायरेक्टर ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री हैं, तो सबसे ज़्यादा जो कॉमन इश्यूज़ आ रहे हैं या सबसे ज़्यादा जो गैर मेयारी या जाली अद्वियात आ रही हैं वो कौन सी हैं? अब्दुल्ला साहब, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया कि कौन सी अद्वियात आ रही हैं और क्या मतलब मेडिसिन किस तरह की नाकस या जाली अद्वियात हैं। तो उसके हवाले से बताना मैं ये चाहूँगा कि अभी जो जितने रिसेंट रेट हुए हैं उनमें जो ड्रग इंस्पेक्टर्स ने दवाओं के नमूने या सैंपल्स हमारे पास हर साल किए हैं, वो जो जितनी भी अद्वियात थी जो कि रेट के दौरान बिल्कुल रिकवर हुई, वो 95% जो अद्वियात थी वो जाली थी। 95% जाली, मतलब फॉर एग्जांपल अगर किसी इंस्पेक्टर ने रेट के दौरान जो सी इंफॉर्मेशन मिली और वहाँ जाकर उसने छापा मारा है, तो वो अगर उसने 19 सैंपल उठाए तो उसमें से 17 सैंपल ऐसे थे जिसमें वो एक्टिव मौजूद ही नहीं था। एक तो रूटीन के सैंपल्स होते हैं जो ड्रग इंस्पेक्टर रूटीन में मंथली बेसिस पे उठा रहे हैं शॉपकीपर से, लेकिन जो रेट के दौरान जाते हैं, जो रेट के दौरान जो सैंपल्स आए वो ऐसा था कि अगर मैं आपको मैं किसी को ब्रांड कोड नहीं कर रहा, लेकिन मैं एक पर्टिकुलर बात कर रहा हूँ कि अगर मेरोपेनम किसी ड्रग में पाया जाता तो मेरोपेनम मौजूद ही नहीं था। अगर एजिथ्रोमाइसिन के लिए जैसे कहा जाए मौजूद होना चाहिए किसी कैप्सूल में, मौजूद नहीं। अगर सेफेक्सिम की बात करते हैं, सेफेक्सिम मौजूद होना चाहिए तो सस्पेंशन के अंदर सिरप में वो सेफेक्सिम मौजूद ही नहीं था। इसी तरह से अगर डिक्लोफेनिक एसिड की बात करते हैं तो डिक्लो, फिर मैं ब्रांड आ रहा था मेरे मुंह में, लेकिन मैं कहूँगा कि वो उसमें मौजूद ही नहीं था, क्योंकि वो ब्रांड की लिहाज से आती है हमारे पास, तो वो मौजूद ही नहीं था। इसके अलावा जो उन्होंने रेड्स किए मलीर में, हफीज़ साहब हमारे आप चीफ ड्रग इंस्पेक्टर भी हो गए हैं, तो हफीज़ ने जो रेड किया हैदराबाद में, वहाँ जो उसने जितने सैंपल्स भी उठाए वो जो भेजे, तो उनमें तमाम में जो था वो एक्टिव मौजूद ही नहीं थे।
ठीक है। जैसे यहाँ पे ताहिर का एक रेट था, ताहिर खानजादा का सेंट्रल यहाँ पे आपके अल्लाह वाला करे मलीर में, सऊदाबाद में, तो वहाँ से जो उन्होंने सैंपल्स उठाए तो जी वो तो रिलीफ बना रहे थे, रिलीफ टैबलेट तो पाकिस्तान में रजिस्टर्ड भी नहीं है। बिल्कुल। तो वो एक इंडियन दवा है जो कि वो यहाँ बनाई जा रही थी, और उस पर जब हमने टेस्ट किया तो जो वो क्लेम कर रहा था कि जी इसके अंदर ये एक्टिव होना चाहिए, डिक्लोफेनिक होना चाहिए, इसमें ये होना चाहिए, तो वो भी डिवाइड ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट था, यानी वो भी जस्ट प्लेसिबो के लिए किसी का इफेक्ट होता है, वो दर्द ठीक हो तो वो प्लेसिबो इफेक्ट था बिल्कुल। कि जी दवा खाई तो दर्द ठीक हो गया, मतलब साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता था, अदरवाइज इसके अंदर कुछ भी मौजूद नहीं था, तो वो जाली दवा थी। तो मैं थोड़ा सा आपकी तवज्जो से और चैनल से थोड़ा सा लोगों से बात करना चाहूँगा। एक तो अगर आप दवा लें तो कोशिश करें कि किसी मुस्तनद फार्मेसी से लें, ठीक है। ठीक, इंशाल्लाह वो रूल ड्राफ्ट हो चुका है, वो भी आ जाएगा तो और आप लोगों को सब लग जाएगी। लेकिन एक चीज़ का आप ज़रूर ख्याल करें कि जब दवा ले रहे हों तो आप पूछ सकते हैं और रिटेलर से या जहाँ से आप ले रहे हैं कि जी आप जो हमें दवा दे रहे हैं क्या इसकी आपके पास बिल वारंटी है। ओके। अगर आपको डाउट क्रिएट हो, नॉर्मल मेडिसिन तो आप ले रहे हैं ना, बिल्कुल। लेकिन जहाँ से भी आपको लग रहा है डाउट हो, आप उससे बिल वारंटी मांग सकते हैं। ओके। इसके साथ साथ दवा के ऊपर एक कोड होता है, ठीक है। ठीक है, वो कोड होता है अब जो कि मिनिस्ट्री ने ड्रैफ्ट ने उसको नेसेसरी कर दिया, वो कोड हर दवा के ऊपर उसके डब्बे के ऊपर 3D या 3 बार कोड होगा। उसको अगर अब हर किसी के पास QR स्कैन होता है, मोबाइल एंड्रॉइड तकरीबन लोगों के पास है, मैक्सिमम लोगों के पास नहीं है, तो चले वो एक अलग बात है, तो बिल वारंटी की तरफ देखें, बिल वारंटी पूछ लें अगर, लेकिन दोनों लोग जिनके पास एंड्रॉइड नहीं है वो बिल वारंटी भी पूछ सकते हैं, और वो उसको QR स्कैन जो है कोड है, उस कोड के ऊपर अगर वो अपना मोबाइल रख के देखेंगे तो कोड खुल जाएगा, बता देगा इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, कब बना है, बैच कब बना है, क्या है, तो उसकी वो ऑथेंटिसिटी को बता सकेगा, जेन्युइनिटी को बता सकेगा कि ये प्रोडक्ट जाली है या असली है, तो उसके बारे में बता सकेगा। तो ये तो मैंने आपको बात कही कि बहुत सारे लोग हो सकते हैं एंड्रॉइड मोबाइल ना रखें, लेकिन मैक्सिमम मैंने देखा अब एंड्रॉइड मोबाइल तो उनके लिए ये है कि जी वो बिल वारंटी के लिए तकाजा कर सकते हैं, बिल वारंटी के लिए कह सकते हैं, रिक्वेस्ट दे सकते हैं, उनको कह सकते हैं कि जी आप बिल वारंटी दिखाएं। बिल वारंटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बिल वारंटी मैं समझाने के लिए तो समझाऊँ कि अगर कोई दवा किसी रिटेलर ने दी है तो वो उसको एक पर्टिकुलर एक इनवॉइस के ऊपर देगा जिस पे उस देने वाले का नाम होगा, बिल्कुल कंप्लीट एड्रेस के साथ होगा, फ़ोन नंबर होगा उसका, उसके साथ साथ देने वाली कंपनी का भी नाम होगा, और जो वारंटर होगा ना, जो दे रहा है, जिसने बेचा है, बिल्कुल फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज कि मैंने बेचा है, ये अब्दुल्ला साहब आपने बेचा है, तो आपका नाम होगा जी आई अब्दुल्ला, डू हैव आई अंडरटेक दैट ड्रग मेंशन अलाउड, ओके, डू नॉट कंटेमिन एनी प्रोविजन ऑफ द ड्रग एक्ट, यानी कि वो उसमें एक ओथ भी लिया हुआ होगा, नीचे अंडरटेकिंग भी लिया हुआ होगा कि जी मैं फला हूँ और मैं ये दवा जो बेच रहा हूँ फला शख्स को, इस रिटेल शॉप को, इस मेडिकल स्टोर को, इस फार्मेसी को, वो किसी दवा की कोई कवानीन को वायलेट नहीं करता। तो वो आप बिल उसका देख सकते हैं, जहाँ कहीं भी आपको सस्पिशियस लगे कि यार ये दवा एक अजीब सी आ गई है ना, मेरे पास इसका मैं QR स्कैन कर रहा हूँ, QR कोड भी नहीं आ रहा इसका, ठीक है ना, आप समझ रहे बात को, और ऐसी चीज़ आपको लग रहा है कि जी इसकी प्राइस भी बहुत ज़्यादा लग रही है, आप समझ रहे हैं, मार्केट में तो अभी बहुत सारी चीज़ आ गई ना, आप समझते हैं कि ये दवा ब्लैक में बिक रही है, दवा 200 रुपए की थी 2000 की थी, अरे भाई तो 2000 की मिल रही, क्या वो भी आप देखें, एक तो 2000 की मिलनी नहीं चाहिए, आप कंप्लेन करें फौरन हमें आके ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन को अगर आपको कभी इस तरह की चीज़ मिली, लेकिन वो जो 2000 की चीज़ क्या वो भी जाली है या असली है, जेन्युइन नहीं असली, मतलब वो भी तो स्पूरियस हो सकती है ना। मोस्टली होता है कि दवा का, अच्छा नॉर्मली होता है कि जो ट्रैंक्विलाइजर्स होती है ना, इनका एक कोटा फिक्स होता है, बिल्कुल मिनिस्ट्री कोटा है, उनका कोटा खत्म हो जाता है, वो दवा बनाना छोड़ देते हैं, बहुत सारी ट्रैंक्विलाइजर्स हैं। तो अब क्या होता है कि वो उस कोटे का फ़ायदा उठाते हैं, उस चीज़ का कि मार्केट में वो दवा भी नहीं मिली, कोटा कंज्यूम हो गया, तो उसको बहुत सारे लोग जो कि जाली अद्वियात के धंधे में मुलविस होते हैं, कल्प्रिट्स होते हैं, ठीक है ना, वो उस चीज़ को करते हैं जी, कॉपी पेस्ट करके उन्होंने कहीं से देख लिया जी कहाँ से छप रहा है, ठीक है, अभी हमने जो रूल बनाया ना, फिर छपने के वाले से हमने सजा दी कि जो प्रिंटिंग करेगा वो भी फिक्स होगा, एक्यूज बनेगा, फाइन, ठीक है ना। तो पहले हम प्रिंटर को नहीं पकड़ सकते थे ना, अब जैसे प्रिंटर बहुत सारी जगहों पे बैठे हैं, कराची की बात करें, नाज़िमाबाद 4 नंबर में बैठे हुए, तो लैपटाबाद में बैठा, तो कहीं बैठा हुआ, तो मैं बाउंड कर देंगे प्रिंटर कहीं पे भी होगा ना, वो दवा की चीज़ों को ऐसे नहीं प्रिंट करेगा। ओके, बहुत शुक्रिया डॉक्टर अदनान साहब, आपने वक्त निकाला, अवेयरनेस के हवाले से आपने कोशिश की कि जितना आवाम तक ये चीज़ें मुंतकिल की जा सकती हैं, और इसी उम्मीद के साथ कि मुस्तकबिल में मुश्किल मराहल ज़रूर हैं, लेकिन सेहत पे चूँकि ये एक ऐसा मसला है कि आवाम को भी चाहिए कि जहाँ पर 1 मिनट में दवाई ख़रीद रहे हैं वहाँ 1 मिनट और लगा के
थोड़ी ऑथेंटिसिटी की तरफ चले जाएं। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला और अपने मौक़िफ़ से आगे। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मोहतरम हफीज़ तुनियो साहब मौजूद हैं, जो चीफ ड्रग इंस्पेक्टर सिंध है। आइए इनसे चंद सवालात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हफीज़ साहब। अच्छा सर, सबसे पहले ये बताइएगा कि आपके अंडर अभी कितने ड्रग इंस्पेक्टर होंगे? हाँ जी, ये पूरा प्रोविंस है और पूरा डिवीजन्स हैं हमारी। चीफ ड्रग इंस्पेक्टर को डिवीजनल ड्रग इंस्पेक्टर रिपोर्ट करते हैं। और जैसे हैदराबाद डिवीज़न है, वहाँ पे हमारे पास 9 इंस्पेक्टर्स हैं। कराची डिवीज़न है, वहाँ पे हमारे पास 7 इंस्पेक्टर्स हैं। और उसके अलावा शहीद बेनज़ीराबाद डिवीज़न है, वहाँ पे 3 ड्रग इंस्पेक्टर्स जो हैं वहाँ पे पोस्ट हैं। और उसके अलावा सखर डिवीज़न है, वहाँ पे हमारे पास जो है 3 ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं। फिर लाड़काना डिवीज़न है, वहाँ पे हमारे पास 5 ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं जो वहाँ काम कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा हफीज़ साहब, ये तकरीबन 30 हो गए जी, एज़ पर योर कैलकुलेशन। जी जी। अच्छा, इतने बड़े सूबे में जहाँ पर जिसकी आबादी भी इतनी ज़्यादा है, जी उसमें ये 30 ड्रग इंस्पेक्टर काफ़ी हैं या नाकाफ़ी हैं? हाँ जी, ये हमने प्रपोज़ल भी भेजा हुआ है और इंशाल्लाह जो है वो उस पर हम काम कर रहे हैं कि जो है हमारी जो स्ट्रेंथ है उसको बढ़ाया जाए, ताकि तहसील लेवल पे भी हमने जो है ऊपर भेजा हुआ है प्रपोज़ल हेल्थ डिपार्टमेंट को कि तहसील लेवल पे भी ड्रग इंस्पेक्टर्स जो है वो अपॉइंट किए जाएँ, ताकि जो है प्रॉपर्ली जो है इंस्पेक्शंस हो सकें और प्रॉपर्ली चीज़ें जो है एवेल्युएट हो सकें, ताकि किसी भी पेशेंट को कोई भी इलीगल ड्रग, कोई भी इलीगल दवाई ना मिले। अच्छा सर, ये अवेयरनेस के लिए मैं एक जुमला ऐड कर दूं कि आम आवाम समझती है ड्रग्स का मतलब है मंशियात, जबकि ड्रग्स का मतलब दवाइयाँ होता है। एग्जैक्टली, ठीक है। अच्छा सर, मुझे बताइएगा कि जो ड्रग इंस्पेक्टर होता है जी इसका मेन काम क्या होता है? जी, ड्रग इंस्पेक्टर जो है हमारा काम जो है वो प्रिस्क्राइब्ड है हमारे ड्रग्स एक्ट 1976 में, और सेक्शन 18 है उसमें हमारी पावर्स है ड्रग इंस्पेक्टर्स की, और सेक्शन 19 है उसमें हमारा प्रोसीजर है ड्रग इंस्पेक्टर का। तो बेसिकली जहाँ पे भी दवाई रखी हुई है, चाहे वो स्टोर की गई है, चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है या वो सेल हो रही है, तो वहाँ पे हमारे ड्रग इंस्पेक्टर्स जो है वो वहाँ पे कार्रवाई कर सकते हैं, इंस्पेक्शंस कर सकते हैं। अगर कोई वायलेशन वहाँ पे ड्रग इंस्पेक्टर को डिटेक्ट हो रही है तो हमारा एक प्रोसीजर है, वो फिर ड्रग इंस्पेक्टर जो है वो वायलेशन को डिटेक्ट करके फिर प्रोविंशियल क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड को जो है वो केस रेफ़र करेगा। फिर प्रोविंशियल क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड जो है वो स्क्रूटनी करेगी केसेस की, फिर जो है वो फर्दर हमें परमिशन देती है फॉर प्रोसिक्यूशन इन द ऑनरेबल ड्रग कोर्ट्स इन कराची। ओके। फाइनली जो है वो जो ट्रायल होता है अक्यूज पर्सन का, जिसने जो है कोई वायलेशन की ड्रग्स एक्ट 1976 की, तो वो वायलेशन जो है वो जो केस जो है वो प्रोसिक्यूट होता है ड्रग कोर्ट्स में। ठीक है सर, लाइसेंसिंग भी आपकी डोमेन है? जी, लाइसेंसिंग हमारा डोमेन नहीं है। लाइसेंसिंग अथॉरिटी जो है ड्रग्स एक्ट 1976 के तहत लाइसेंसिंग अथॉरिटी जो है वो सेक्रेटरी हेल्थ हैं। फिर सेक्रेटरी हेल्थ ने जो है वो पावर्स जो है वो डेलीगेट किए हुए हैं डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर्स को। फिर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर हर डिस्ट्रिक्ट में जो है वो लाइसेंस इशू करते हैं ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा तकरीबन कराची में या तस्हीह कर दीजिएगा कि इनमें 10,000 मेडिकल स्टोर्स हैं जी तकरीबन, तो क्या 10,000 मेडिकल स्टोर्स की एवेल्युएशन जी 30 लोगों की टीम के साथ पॉसिबल है? नहीं, 10,000 तो आपके पास जो डेटा है वो 10,000 तो हमारे डेटा के हिसाब से 10,000 नहीं है जो हमारे पास जो रजिस्टर्ड मेडिकल स्टोर्स हैं पूरे सिंध में। तो वो ड्रग इंस्पेक्टर्स देखें हमारे फील्ड में जाते हैं बिल्कुल, और रूटीन में भी विज़िट करते हैं। अगर उनको कोई कंप्लेंट रिसीव होती है पब्लिक से कि कोई ओवर प्राइसिंग में दवाई बेच रहा है या कोई जो है वो गैर मयारी दवाई बेच रहा है, तो हमारे ड्रग इंस्पेक्टर्स जो है वो फील्ड में मौजूद होते हैं। वो फिर जाते हैं वहाँ पे। आप सही कह रहे हैं कि वो नंबर ऑफ़ शॉप्स, नंबर ऑफ़ सेल्स इस्टेब्लिशमेंट्स ज़्यादा हैं और नंबर ऑफ़ इंस्पेक्टर्स हमारे पास कम हैं। तो हम जो है विद इन द लिमिटेड सोर्सेज जितना हम जो है वो आउटपुट दे सकें, आवर इंस्पेक्टर्स और ड्रग इंस्पेक्टर्स आर ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट to perform their duties within the limited resources which have been given to them. अच्छा हफीज़ तुनियो साहब, आपने अभी भी चार्ज लिया जी। ज़्यादा अर्सा नहीं लिया? जी, 1 महीना हो गया। 1 महीना हुआ है। ये जो एक लफ्ज़ इस्तेमाल आपने बहुत अच्छा किया, ओवर प्राइसिंग। जी हम एक जगह जाते हैं, वो दवाई फॉर एग्जांपल हमें 30 रुपये की मिलती है, जी हम 300 मीटर के डायमीटर में जाएं वो दवाई 40 की हो जाती है, हम 1 किलोमीटर दूर चले जाएं वो 60 रुपये की हो जाती है, कहीं पे वो दवाई 20 रुपये की हो जाती है। ओके। तो छोटी से छोटी दवाई में भी इतना अनबैलेंस है,
ये कंट्रोल कौन करेगा? ये हमारे ड्रग इंस्पेक्टर्स, मैंने आपको बताया, जैसे हमारे पास कोई कंप्लेंट हमें रिसीव होती है पब्लिक की तरफ से कि कोई भी दवाई जो है, कोई भी मेडिकल स्टोर वाला मेडिसिन जो है वो ओवर प्राइस में सेल कर रहा है या जो है वो ब्लैक मार्केटिंग कर रहा है, तो हमारे ड्रग इंस्पेक्टर्स विजिलेंट हैं पूरे सिंध में। फिर जो है हम फॉरवर्ड करते हैं कंप्लेंट उस ड्रग इंस्पेक्टर को, फिर वो उन पर एक्शन लेते हैं। फिर साइमल्टेनियसली आपको जैसे मैंने बताया कि फिर वो केस रेफ़र करते हैं प्रोविंशियल क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड को, फिर वो फर्दर प्रोसिक्यूट होता है केस इन द ऑनरेबल ड्रग कोर्ट। अच्छा सर, मैं आपसे अवेयरनेस के लिए पूछ रहा हूँ जी कि इन केस किसी मेडिकल स्टोर पे आप या मैं जाते हैं, जी वो दवाई जैसे पैनाडोल है, हमें एक जगह वो पता 40 रुपये का मिलता है, जी जी दूसरी जगह स्टिप जो है 50 रुपये की है, 60 रुपये की है। अच्छा, वहाँ पर सीसीटीवी कैमरा नहीं है, ओके वहाँ पर हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है, ना हमने मोबाइल रिकॉर्डिंग की ना ऑडियो रिकॉर्डिंग की। अब वो एक बहुत लंबा प्रोसेस नहीं है कि अगर 20 रुपये के लिए एक आम शहरी उस पर केस करेगा, उसकी प्रोसीडिंग्स में जाएगा, उस पर उसके 10,000 रुपये खर्च हो जाएंगे सारे काम। नहीं, वो प्रोसीडिंग नहीं करेगा। ठीक है, आई एम जस्ट रेक्टिफाइंग यू कि वो केस नहीं करेगा, वो सिर्फ हमें कंप्लेंट देगा ठीक कि है। जो है किसी मेडिकल स्टोर ने जो है उसको दवाई जो है ज़्यादा कीमत ली वसूल की उनसे, फिर केस हम बनाएंगे, उसमें शहरी का कोई रोल नहीं है, वो हम ठीक है। प्रोसिक्यूट करेंगे उसको ड्रग कोर्ट में। अच्छा, जैसे जो फ्रूट्स वाले होते हैं, जी, जी। असिस्टेंट कमिश्नर जब जाता है ना, जी तो वो लिस्ट के हिसाब से प्राइजेस कर देते हैं। जी जी ड्रग इंस्पेक्टर जब जाता है तो मेडिकल स्टोर वाले बिल्कुल सीधे हो जाते हैं जी जी कि जो प्राइजेस उनको पता है जिस पे देनी है। जी उसमें प्रॉब्लम ये होता है कि अपेरेंटली जो अवाम विक्टिम है, जो शिकायत करने वाली है, वो खुद परेशान हो जाती है कि अब इनके खिलाफ एक्शन कैसे होगा। ड्रग इंस्पेक्टर भी कहता है भाई मेरी मौजूदगी में तो प्राइसिंग ठीक है। जी जी तो ये वाला जो सिस्टम है, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे ये बड़ी अहम, मैं आप पे तनकीद नहीं कर रहा, जी। ये मेरे चंद क्वेश्चंस है ना, जी। अवाम बड़ी इस मामले में बड़ी परेशान है। जी जी तो उसमें कोई ऐसा लॉन्ग टर्म मैकेनिज्म हो जी कि जो कि पूरे कराची, पूरे सिंध में अप्लाई हो जाए। अच्छा, उसका हल ये है कि मेडिकल स्टोर वाला कोई भी दवाई अगर किसी पेशेंट को देगा तो उसको कैश मेमो जो है वो देना है ठीक है, पेशेंट को। उसमें कैश मेमो में वो मेडिसिन का नाम लिखेगा और जो उसने कीमत चार्ज की है वो लिखेगा। तो मेरी आवाम से भी गुजारिश है, किसी से भी दवाई लें वो तो उससे कैश मेमो ज़रूर लें, और कैश मेमो पे वो अपना स्टैम्प लगाएगा। जब स्टैम्प लगाएगा तो वो प्रूफ है हमारे पास कि उसने जो है वो दवाई जो है ज़्यादा कीमत वसूल की कस्टमर से, तो हम जो है उस पर जो है लीगल प्रोसीडिंग्स करेंगे अकॉर्डिंग टू ड्रग सेगमेंट। जस्टिफाइड, ये एक बहुत बेहतरीन हल है, बिल्कुल जी, ये जी, आपने कैश में बहुत अच्छी तरह क्लियर किया है। जी, जी। अच्छा, फिर हम आते हैं गैर मेयारी दवाइयों पर। जी जो आम कंज्यूमर है वो कैसे आइडेंटिफाई करेगा? अच्छा, हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट है माशरे में कि शफा डॉक्टर कुछ मशहूर हो जाते हैं कि शफा उनके हाथ में है, जबकि उनको ये मालूम नहीं होता उनके इलाके में जो मेडिकल स्टोर हैं जहाँ से असली दवाई मिल रही है, शायद वो बराबर में असली मेडिकल हो इसलिए शफा मिल रही है, जाली मेडिकल स्टोर है तो शफा नहीं मिल पा रही। आम कंज्यूमर कैसे एवेल्युएट करे कि कौन सी दवाई मेयारी है, कौन सी गैर मेयारी है? अच्छा देखें, ये आम कस्टमर जो है वो तो उस चीज़ को जो है एवेल्युएट नहीं कर सकता कि कौन सी दवाई मयारी है या गैर मयारी है। देखें, हमारा एक प्रोसेस है, हम जो है वो रैंडम सैम्पलिंग करते हैं दवाइयों की जब हम फील्ड में जाते हैं, ठीक है, और जो है वो हम फिर रिस्क बेस्ड सैम्पलिंग करते हैं और चीज़ों को हम खुद एवेल्युएट करते हैं अपनी नज़र से एज अ ड्रग इंस्पेक्टर बेस्ड ऑन आवर एक्सपीरियंस। और हमारी क्वालिफ़िकेशन भी जो है वो, हमारी डिग्री भी यही है, हमने यही पढ़ा है दवाइयों के बारे में। हमारे जो है हम सारे ड्रग इंस्पेक्टर्स फॉर्म डी होते हैं, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी डिग्री होती है सबके पास, पहले बैचलर ऑफ फार्मेसी थी, अब जो है वो डॉक्टर ऑफ फार्मेसी है। तो हम जो है वो ज़ाहिर है ड्रग इंस्पेक्टर जो है ऑलरेडी जो है उसकी क्वालिफ़िकेशन भी है, उसने स्टडी भी यही किया हुआ है कि फिर वो जो अगर दवाई जो है वो फिर हम अपने हिसाब से देखते हैं और उसको दवाई को एवेल्युएट करते हैं फिज़िकली। फिर हम उसकी जो है फिर टेस्ट करवाने के लिए हम उसको भेजते हैं प्रोविंशियल ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री। उससे प्रोविंशियल ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री की रिपोर्ट से हमें पता चलता है कि दवाई मयारी है या गैर मयारी है। फिर जब हमारे पास रिपोर्ट आती है कि दवाई जो है वो सबस्टेंडेड क्वालिटी की है, फिर हम जो है वो उस कंपनी के ख़िलाफ़ जो है वो प्रोसिक्यूट करते हैं केस इन द ऑनरेबल ड्रग कोर्ट सिंध कराची। ठीक है। अच्छा सर, ड्रग इंस्पेक्टर्स और ड्रग इंस्पेक्शन जो डिपार्टमेंट है इसका काम सिर्फ मेडिकल स्टोर तक महदूद है या जो कराची शहर के ख़ासतौर पर मज़ाफ़ात में कई जगह ऑब्जर्वेशन ये आई है कि जाली मेडिकल बनाने की, जाली दवाइयाँ बनाने की फैक्ट्रीज़ बनी हुई हैं,
वो भी आपकी डोमेन में आता है? जी जी, दवाई कहीं पे अगर बन रही है, अगर दवाई कहीं पे स्टॉक हो रही है, दवाई अगर कहीं पे सेल हो रही है, वो प्रोविंशियल ड्रग इंस्पेक्टर का भी डोमेन है और फेडरल ड्रग इंस्पेक्टर का भी डोमेन है। फेडरल ड्रग इंस्पेक्टर्स भी होते हैं जो ड्रैप के जो है डोमेन के अंदर काम करते हैं, वो भी विजिट्स करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को भी देखते हैं वो, और वो भी फील्ड में जाते हैं, वो भी केसेस करते हैं और हम भी करते हैं। और हमारा जो है वो अंडर सेक्शन 6 ऑफ द ड्रग्स एक्ट 1976 हमारा परव्यू है कि द प्रोविंशियल गवर्नमेंट विल सुपरवाइज द सेल ऑफ ड्रग्स। तो सेल ऑफ ड्रग्स जो है हमारा डोमेन है अंडर सेक्शन 6 ऑफ द ड्रग्स एक्ट 1976। बाकी जो है वो ड्रैप जो है वो फेडरल ड्रग इंस्पेक्टर्स जो है वो मैन्युफैक्चरिंग को रेगुलेट करते हैं। अगर दवाई कहीं पे बन रही है उनको लाइसेंस भी ड्रैप इशू करता है और वो फिर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को रेगुलेट करते हैं। हम जो है दवाई की सेल्स को रेगुलेट करते हैं। अगर कोई दवाई जो है इलीगल बिक रही है या कोई ओवर प्राइसिंग में सेल हो रही है या ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, फिर हमारे ड्रग इंस्पेक्टर्स जो है उस पर कार्रवाई करते हैं। अच्छा, क्या सर आप इस बात से मुत्तफिक हैं कि ब्लैक में दवाइयाँ बेचने वाली एक माफिया है जिसके बहुत बड़े स्टेक हैं, पूरे सूबे में बहुत बड़े स्टेक हैं? देखें, ब्लैक मार्केटिंग जो है वो आज से तो नहीं है। अब वो उनके ऐसे जो है वो रिसोर्सेज होती हैं, उनको पता चल जाता है कि कोई कौन सी दवाई जो है उसकी जो है प्राइस अभी बढ़ने वाली है, तो वो फिर अपने रिसोर्सेज यूज़ करके फिर वो चीज़ों को स्टॉक करते हैं और फिर हम जाते हैं। अगर कोई होल्ड कर रहा है दवाई, कोई जो है वो ब्लैक मार्केटिंग कर रहा है, तो हम उस पर जो है वो केसेस बनाते हैं और वो रेफ़र करते हैं क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड को, और उन ब्लैक मार्केटिंग वालों के साथ जो है हम जो है वी आर डीलिंग देम विथ आयरन हैंड्स। सर बहुत से हमने ऐसे मेडिकल स्टोर देखे। थोड़ी देर पहले हमें उन्होंने ब्रीफ किया कि फार्मेसी में और मेडिकल स्टोर में फ़र्क है। अच्छा, हमने इस शहर में बहुत सारे ऐसे मेडिकल स्टोर खोले कि वहाँ पर 8वीं जमात 5वीं जमात पास लोग काम कर रहे हैं, उनके पास शायद लाइसेंस भी नहीं है। अच्छा, इनवॉइस वो बनाते नहीं हैं, ठीक है, सेल परचेज़ का उनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। सर उनको सील कौन करेगा? नहीं, वो हमारा डोमेन है और हमारे ड्रग इंस्पेक्टर्स जो है वो फील्ड में जाते हैं। अगर वहाँ पे देखें क्वालिफाइड पर्सन जो है वो जिसको लाइसेंस इशू होता है फ्रॉम द लाइसेंसिंग अथॉरिटी, तो क्वालिफाइड पर्सन का बैठना जो है वो कंपलसरी है वहाँ पे, वही सुपरवाइज़ करेगा सेल ऑफ ड्रग्स। अगर वहाँ पे कोई अंडर एज बॉय बैठा हुआ है या कोई अनएजुकेटेड बंदा बैठा हुआ है जो दवाई सेल कर रहा है, तो फिर उनके खिलाफ जो है हम वायलेशंस ऑफ द कंडीशंस ऑफ द लाइसेंस का हम केस बना के फिर दोबारा रेफ़र करते हैं क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड में। ये हमारा ही डोमेन है, हम ही उस पर काम करते हैं। और आवाम से भी गुजारिश है कि दवाइयाँ उस मेडिकल स्टोर से या फार्मेसी से लें जहाँ पे जो फार्मासिस्ट अवेलेबल है। अभी तो फार्मेसी चेन्स आ गई हैं जहाँ पे फार्मासिस्ट जो है 2-2 3-3 बैठे हुए हैं। तो हमारी आवाम से गुजारिश है कि दवाई वहाँ से लें जहाँ पे फार्मासिस्ट बैठा हुआ है, जहाँ पे ऑथोराइज पर्सन बैठा हुआ है, ताकि वो जो जहाँ पे ऑथोराइज पर्सन नहीं है ताकि वो डिस्करेज हों। और वो हम तो उन पे एक्शन ले ही रहे हैं, ठीक है, मगर वो आवाम से भी गुजारिश है जहाँ पे वो फार्मासिस्ट बैठा हुआ है वो मुस्तनद फार्मेसी से जो है दवाइयाँ लें जहाँ पे फार्मासिस्ट और क्वालिफाइड पर्सन मौजूद है। अच्छा हफीज़ नदवी साहब, आई एम नॉट अक्यूजिंग यू, एक परसेप्शन है जी, और ग्राउंड पे लोग ये समझते हैं कि जो ड्रग इंस्पेक्टर हैं उनके खाते बने हुए हैं। क्या ये बात ठीक है? देखें, अब ये चीज़ें जो है वो ठीक है, मगर ये ऐसी ग्राउंड रियलिटीज़ पे ऐसी कोई बात नहीं है कि किसी के कोई खाते बने हुए हैं या नहीं बने हुए। मगर हम जो है वो अगर कहीं वायलेशन डिटेक्ट करते हैं हम उन पर केसेस बनाते हैं। अब ऐसी अगर बात होती तो फिर केसेस क्यों बनाते हैं? केसेस हैं हमारे, ड्रग कोर्ट में हमारे केसेस हैं, क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड में केसेस हैं। मगर वो ये जो है बात जो है वो आपकी जो है वो आई टोटली डिसएग्री विथ। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, लोग असल में कहते ही हैं कि जैसे लोग का परसेप्शन ये है कि किसी इलाके में एसएचओ की मर्ज़ी या थाने की मर्ज़ी के बगैर कोई क्राइम नहीं हो सकता। इसी तरह लोग यही सोचते हैं कि किसी भी इलाके में जो गैर मेयारी दवाई या जाली मेडिकल स्टोर है वो ड्रग इंस्पेक्टर की इन्वॉल्वमेंट के बगैर नहीं चल सकता। आप इसको क्लियर यानी बिल्कुल अच्छा डिनाई कर दें? मैं देखें, इस पर मैं आपको जो है एक चीज़ क्लियर करूँ। देखें, एसएचओ के पास जो है वो ज़ाहिर है उसके पास फील्ड फोर्स है। एसएचओ के पास जो है वो उनकी अपनी जो है वो एक फील्ड फोर्स है, स्टाफ है। और हमारे पास जो है वो लिमिटेड स्टाफ है। हमारे ड्रग इंस्पेक्टर के पास जो है डिस्ट्रिक्ट्स में जो होते हैं वो
एक पियोन होता है या एक क्लर्क होता है, तो वो अब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक ड्रग इंस्पेक्टर पूरे डिस्ट्रिक्ट को देख रहा है। अब 3 बंदे हैं, एक ड्रग इंस्पेक्टर है, एक उसका पियोन है, एक उसका क्लर्क है। बिल्कुल। तो जाहिर है अब SHO का डोमेन, तो जाहिर है SHO जो है वो डिस्ट्रिक्ट पे तो नहीं होता, वो तहसील के भी किसी थाने का SHO होता है और उसके पास जो है फील्ड फोर्स भी ज़्यादा होती है। तो ये आप कंपेयर नहीं कर सकते कि जैसे SHO को अगर कोई पता है तो हमें भी पता हो। दिस इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। ओके, जस्टिफाइड। अच्छा सर, आखिर में ये बताइएगा कि आवाम को, जी सही है, जो जिनका ज़्यादातर बजाय इसके कि वो कंप्लेन करें, उनका काम ये होता है कि हम शिकवा ज़्यादा करेंगे। काइंडली एक अवेयरनेस के लिए बताइएगा कि चैनल क्या होगा कि किसी को अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए ओवर प्राइसिंग हो, गैर मेयारी दवाई हो, जाली दवाई हो, मेडिकल स्टोर्स के, फार्मेसीज के कंसर्न्स हो, कौन सा फोरम है, कौन सा मैकेनिज्म है जिसको फ़ौरन फॉलो करते हुए वो कंप्लेन कर सकते हैं? जी देखें, हमारा ऑफिस जो है 24/7 जो है वो कोई भी अगर कंप्लेंट आएगी, ये हमारा चीफ ड्रग इंस्पेक्टर का जो ऑफिस है यहाँ पे हम बैठे हुए हैं, तो हमें अगर कोई कंप्लेंट करे कि कोई जो है वो दवाई किसी ने मेडिकल स्टोर वाले ने ओवर प्राइस में या ब्लैक मार्केटिंग में सेल की, तो हम जो है उस पर एक्शन लेंगे। हमारा ऑफिस खुला हुआ है, हमें कंप्लेंट करें, हम उस पर एक्शन लेंगे। कोई भी मेडिकल स्टोर वाला हो पूरे सिंध में, हम उस पर एक्शन लेंगे अगर कोई। ठीक है, कंप्लेन आपकी ऐप है, ईमेल है? जी, हम उसको डेवलप कर रहे हैं अभी ऐप को। बाकी जो है वो कंप्लेंट देखें, कराची की अगर कोई किसी को कंप्लेंट है तो हमारा ऑफिस जो है इन द मिड ऑफ द सिटी है, JPMC के बराबर में हमारा ऑफिस है, II डिपो में। तो वहाँ पे आके जो है हमें भी कंप्लेंट कर सकते हैं। और हमारे जो है हम ऐप भी डेवलप कर रहे हैं, फिर ऐप के थ्रू भी जो है वो कंप्लेंट्स जो है उसकी जो है रिजॉल्व करने का जो है वो प्रोसीजर जो है वो ज़्यादा तेज़ हो जाएगा। और हमें भी कंप्लेंट कर सकते हैं, कोई भी कर सकते हैं कंप्लेंट। तो आवाम से भी गुजारिश है, या कोई अगर उसको किसी पेशेंट को या कस्टमर को कोई ब्लैक मार्केटिंग में दवाई दे रहा है या ओवर प्राइस में सेल कर रहा है, तो वो हमें जो है वो एक पाकिस्तान सिटीज़न पोर्टल भी है, तो पाकिस्तान सिटीज़न पोर्टल पे भी वो कंप्लेंट कर सकते हैं और हमें जो है वो उस पर जो है हम एक्शन लेते हैं। और हमारे पास कंप्लेंट्स रिसीव भी होती हैं सिटीज़न फ्रॉम पाकिस्तान कि कोई दवाई उनको जो है ब्लैक मार्केटिंग में सेल हुई या ओवर प्राइसिंग में हुई, तो हमारे पास एक सिस्टम है अवेलेबल। पाकिस्तान सिटीज़न पोर्टल सिस्टम भी है, वहाँ पे भी कंप्लेंट कर सकते हैं। और हमारा ऑफिस भी खुला हुआ है, हमें भी कंप्लेंट वो कर सकते हैं। तो वी आर देयर फॉर पीपल। और हम जो है हमें गवर्नमेंट ने रखा ही जो है पब्लिक को जो है वो पब्लिक की ग्रीवेंस सुनना और पब्लिक के मफाद में हमें काम करना है। बहुत शुक्रिया हफीज़ तमीर साहब, आपने अपने मौक़िफ़ से आगाह किया और डिपार्टमेंट की पॉलिसी से आगाह किया। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका। सेक्रेटरी क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड सिंध और चीफ ड्रग इंस्पेक्टर सिंध से हमने उनका मौक़िफ़ जाना। चंद रोज़ पहले हमने आवाम से बात की थी, वो क्या सोचते हैं, आइए आपको दिखाते हैं। तो दवाइयाँ सस्ती मिली, महंगी मिली? जी, दवाइयाँ बहुत महंगी हैं, बहुत ज़्यादा महंगी है। अच्छा, जो दवाइयाँ लेने आए थे वो मिल गई? वो दवाई तो मिल गए, लेकिन वे ऐसी दवाई है, मुश्किल दवाई तो शायद ना मिले। अच्छा, आप जहाँ रहते हैं वहाँ पर ही दवाइयाँ मिलती हैं? जी, दवाई, मैं तो शहर में रहती हूँ, समझे, मुझे तो दवाइयाँ मिलती है, शहर में है। देहात का पता नहीं है कि दवाइयाँ मिलते हैं या नहीं मिलते। नहीं, ये वाली जो दवाइयाँ आप लेके जा रहे हैं यहाँ से, ये आपको अपने इलाके में मिल रही है? जी, मिलते हैं। रेट का फ़र्क है या सस्ती हैं? जी, थोड़ा सा फ़र्क तो है। यहाँ पर कितने का फ़र्क आ जाता है? हमारे इलाका महंगा है, यहाँ चौकी है ना बलुस्तान में, उधर ज़रा क्या बताऊँ, बताना चाहिए नहीं। हाँ बताएं। नहीं बताना चाहिए, लेकिन ज़रा इंतज़ामिया से गुजारिश है कि चेक करें तो फिर बंदे अपने लाइन पे आएंगे। यानी यहाँ 111 का और वहाँ 260 का? 260 का जी है। 149 रुपये का फ़र्क? 149 रुपये का फ़र्क। बाकी दवाइयों में भी इतना ही फ़र्क है? बाकी दवाई में फ़र्क तो है, वो वहाँ रिटेल चलता है ना, वहाँ यहाँ तो होलसेल मार्केट है। यहाँ पर जो दवाइयाँ मिल रही हैं और जो बाहर मिल रही हैं उनमें फ़र्क क्या है? फ़र्क रेट का फ़र्क है। यहाँ पे जो है ना वो तकरीबन 15 से 16% पे मिल जाती है और इलाकों में 3-4% पे मिलती है। तो महंगाई की वजह से लोग सब यहीं से लेते हैं, परचेसिंग यहीं से करते हैं। कोशिश उनकी यही होती है कि हम होलसेल से ही ले लें बजाय रिटेलर से लें। हर आदमी की ख्वाहिश यही होती है कि 2 पैसे बचा लें। अच्छा, जो दवाइयाँ यहाँ मिलती हैं वो मार्केट में अवेलेबल है हर जगह? हाँ, कुछ तो ऐसी है कि जो अवेलेबल नहीं है, लेकिन जो कंपनीज़ की ज़्यादातर है वो यहाँ है, बिल्कुल है, यहाँ पर मिल जाती हैं? यहाँ मिल जाती है। अच्छा, पूरे कराची का रेट अलग है, यहाँ का अलग है? बिल्कुल है, क्योंकि जाहिर पूरे कराची के लोग यहीं से परचेज करने ना, ये होलसेल मार्केट है और यहाँ के होलसेल के प्राइस है। अच्छा चलिए, ये तो होलसेल है, लेकिन कराची में जो बाकी जगहों पर दवाइयाँ मिल रही हैं, जी, वहाँ कीमत फिक्स है या इलाके वाइज अलग अलग कीमतें हैं?
वो ऐसा है कि डिपेंड करता है ना कस्टमर पे, वो कस्टमर को वो देख लेते हैं दुकानदार जो है, फिर वो किसी को 5% पे देते हैं, किसी को जो है वो 2% पे देते हैं, किसी को जो है वो रेट टू रेट दे देते हैं, इस तरह से है। क्या पूरे शहर में असली दवाइयाँ मिल रही हैं? असली पाकिस्तान में कोई चीज़ मिल रही है तो बता दें। यानी असली नहीं है? असली कहाँ है? हम खुद ही नहीं है यार। हम 25 करोड़ दोगे, हम असली हैं? हम मुसलमान हैं? हम तो सारे ही ऐसे ही। हम अल्लाह रहम करे, आज हमारे पर जो ये अजाब है किस वजह से, आपने कभी गौर किया? ये हमारा अपना किया दर है भाई, हमने अल्लाह को छोड़ दिया, अल्लाह के अहकामात को नहीं मानते, इसलिए आज हमारे ऊपर अजाब है ये। अच्छा, जो दवाई जाली बेचे जी, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होना चाहिए? दवाई क्या, जो भी कोई भी चीज़ जाली बेचे उसको तो मेरा ख्याल है कि रोड पे खड़ा करके गोली मार देना चाहिए। दवाई में करप्शन होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? किसी में भी नहीं होने चाहिए करप्शन। ये तो आपके भी वही, जैसे अभी बड़े साहब ने कहा कि भाई जो है अच्छा, ये तो होलसेल मार्केट है, जी, जी। रिकग्नाइज्ड डीलर्स हैं, जी। ठीक है। यहाँ के अलावा इलाकों में जो गैर मेयारी जाली दवाई फरोख्त कर रहे हैं, जी, उनके खिलाफ कार्रवाई क्या होना चाहिए? भाई हम क्या बताएं, कानून में सब मालूम है कि किस जुर्म में क्या कार्रवाई होनी चाहिए। हम कोई कानूनदाज तो है ही नहीं कि हम बताएं कि क्या होने चाहिए। जैसे बड़े साहब ने कहा कि उसको बीच चौराहे में गोली मार दो। मुझे ये बताइए कि यहाँ के रेट में और इलाकों में जो मेडिकल स्टोर्स हैं उसकी दवाइयों के रेट में फ़र्क है? कोई फर्क नहीं है, एक ही रेट है? ये भी डाकू हैं, वो भी डाकू हैं। अच्छा, ये बड़े डाकू हैं। यानी एक महल्ले का जो दुकानदार है वो 12% देता है, यहाँ लेने के लिए आए ये भी 12% देते हैं। तो फिर उन्होंने होलसेल का नाम क्यों दिया हुआ है? बस खामोखाई में बेवकूफ़ बनाना कौम को। दवाई बिजनेस है या कोई अखलाकी काम है? देखिए, दवाइयों का बेचना या दवाइयों का जो काम है वो इखलाकी तौर पर जो है काम है, उसमें अल्लाह ताला ने एक रिस्क रखा है कि जी आप भी एक मुनासिब मुनाफे के ऊपर, मुनासिब काम के ऊपर अच्छी दवाएं लोगों की सेहत के लिए दें, लेकिन यहाँ कोई नहीं करता। अच्छा, उनके साथ क्या होना चाहिए तो जानबूझ के दवाइयाँ मार्केट से शॉर्ट कर देते हैं? सब उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए ना। वो कहाँ हैं कार्रवाई करने वाले? सिर्फ मुंह से बकवास कर देने वाले और कहने वाले हैं कि जी कार्रवाई होगी, वो कहाँ हैं कार्रवाई करने वाले? नाज़रीन, पाकिस्तान और बिलखुसूस सिंध जैसे सूबे में अद्वियात लोगों की एक अहम ज़रूरत है, लेकिन यहाँ पर चंद सवालात ये पैदा होते हैं कि जो मुतल्लिका महकमे हैं इनकी अफरादी क़ुव्वत कम होने की वजह से इतने बड़े सूबे में कोई मरबूत पॉलिसी वाज़े नहीं है। बहुत सारे मसाइल हैं, जाली दवाइयों का मसला एक तरफ, गैर मेयारी दवाइयों का मसला एक तरफ, ओवर प्राइसिंग का मसला एक तरफ। आवाम थोड़े से कंफ्यूज हैं कि जाएं तो किसके पास जाएं। हुकूमत को और महकमा सेहत को एक पॉलिसी बनाना होगी, इख्तियारात देने होंगे, वसाइल देने होंगे ताकि आवाम की इन मुश्किलात पर काबू पाया जा सके। इसी उम्मीद के साथ अपने मेज़बान अब्दुल्ला जमाल और मेरा शहर की टीम को दीजिए इजाज़त। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।